मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 9 में हिंदी में हम कृतिका पुस्तक पढ़ेंगे। कृतिका पुस्तक में हमारा पहला पाठ इस जल प्रलय में अभी पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हम सबसे पहले पाठ 2 मेरे संग की औरतें यहाँ से शुरू करते हैं। इस पाठ 2 की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। हमारी जो कृतिका किताब है इसमें कुछ कहानियाँ, अलग अलग आत्मकथा, जीवन वृत्तांत, कुछ नाटक, इस तरह के 4-5 आर्टिकल्स हैं। उसमें से 2 बड़े प्रश्न 3-3 नंबर के हमारे परीक्षा में आते हैं। इस पाठ में मृदुला गर्ग लेखिका अपने साथ की औरतों के बारे में जिक्र कर रही है। यानी जब लेखन में वह थी, तो कोई भी लेखिका जब कुछ लिखती है तो अपने साथ की उसके जो आसपास के व्यक्तित्व होते हैं, लोग होते हैं, वही उसकी कहानियों में आ जाते हैं चरित्र बनकर। तो ऐसे ही उसके आसपास उसकी नानी, परनानी, दादी, परदादी, उसकी माँ, उसकी बहनें, ये सब जो स्त्रियाँ थी उनके बारे में वो इस लेख में बात कर रही हैं। सबसे पहले वो बात कर रही हैं अपनी नानी के बारे में। लेखिका कह रही हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, पर उनके बारे में सुना इतना है कि जैसे लगता है कि नानी के साथ में रही हूँ, नानी के साथ में जी हूँ। यानी नानी की कहानियाँ उन्होंने बहुत सुनी थी। कैसी थी उनकी नानी? उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी थी, और मतलब उनके जो नाना थे वह एक बहुत बड़ी परिवार में उनका विवाह हुआ और बैरिस्टर पढ़ने के लिए विदेश चले गए। वहाँ से पढ़कर वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़कर वापस आए। फिर वहाँ से वो अंग्रेज़ों के फरमाबरदार ही बने रहे। यानी वो अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन में चल रहा था। तो वह अपने नाना से कहती, अपने नाना, उसके जो नाना थे वो कहते हैं कि हमारी एक बेटी है, हम इसका जीवन कैसे बिताएंगे। तो नानी कहती है, कुछ समय पश्चात नानी को लगने लगता है कि वह मरने वाली है। और उनकी पुत्री थी 15 वर्ष की पुत्री, यानी लेखिका की माँ। तो वह उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाती है। तो ऐसी नानी जो हमेशा पर्दानशी रही और पारंपरिक रही, कभी किसी के सामने मुंह खोलकर, जो अपने पति से भी कभी मुंह खोलकर बात नहीं करती थी, यानी पर्दे में ही बात करती थी, वो उनसे कहती है, मुंहजोर हो उठती हैं और कहती हैं कि तुम अपने मित्र मास्टर प्यारेलाल को बुलाकर लाओ। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनकी अंतिम इच्छा जानकर वह अपने मित्र को बुला लाते हैं। तो उनसे वो मास्टर प्यारेलाल से कहती हैं कि मेरी जो यह पुत्री है, इसका विवाह आप लड़का ढूंढेंगे और आप किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे। यानी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति से आप मेरी बेटी का विवाह करेंगे। इस घटना से नानी के अपने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का और देश प्रेमी होने का पता चलता है। इसके बाद नानी की मृत्यु हो जाती है। फिर आती है कहानी लेखिका के माता की। लेखिका की माता का विवाह जो है वह एक ऐसे लड़के से कर दिया जाता है जो IAS की परीक्षा में बैठने के लिए रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा का था। यानी वो स्वतंत्रता आंदोलन और इन सब चीज़ों में भाग लेता था, इसलिए उसको IAS की परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया। मास्टर प्यारेलाल ने ऐसे लड़के से उनका विवाह कराया, लेकिन वो बहुत अच्छे परिवार का था, खूब संपन्न परिवार का था। फिर लेखिका अपनी माँ की महत्व का वर्णन करते हुए बताती है कि मेरी माँ जो थी दुबली पतली थी, बहुत कमज़ोर शरीर की थी, क्योंकि वो बहुत बड़े साहब के परिवार में रहती थी। उसके पिता तो अंग्रेज़ों के साहब थे, तो वहाँ वह ना कुछ कार्य करती थी, नज़ाकत में रहती थी। तो ससुराल में आने के बाद भी वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती थी। बहू के और पुत्र वधू के जो भी कार्य होते हैं वो उन्हें नहीं कर पाती थी। बहुत कमज़ोर, कृशकाय, लेकिन बहुत सुंदर थी। और लेकिन वो कम बोलती थी, पढ़ी लिखी थी, हमेशा किताबों में मग्न रहती थी, और
ये सब होने के बाद भी सब लोग उन पर इतनी श्रद्धा क्यों रखते थे? क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, पहली बात, और दूसरी बात वे दूसरों की गोपनीय बातों को भी किसी पर जाहिर नहीं करती थी। हमेशा पत्र पत्रिकाएं पढ़ना और मेरी समझ में साहिबी वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के कारण वे ईमानदार और मितभाषी थी। अब कहती हैं कि वो मेरी माता जो ईमानदार और मितभाषी थी, उसका प्रभाव उनको सब जगह मिला। घर में सब उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, फिर चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बुज़ुर्ग, सभी उनको अपने पसंद से जीवन जीने की छूट यहाँ पर थी हमारे घर में। फिर थोड़ा वो अपनी दादी के बारे में बताती हैं कि दादी उनकी एक नानी उनकी, फिर लीक से खिसके तो वे थोड़ा अपने पूर्वजों में अपनी माँ और नानी के बाद परदादी के पास पहुँची। एक परदादी थी। परदादी कैसी थी कि जो लीक से हटकर काम करने वाली थी। घर में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन उसके बाद भी वो मंदिर में जाकर पतोहू को होने वाले बच्चे के रूप में बेटी ही मांगती है। और परदादी ऐसी थी कि यदि उसके पास 2 साड़ियाँ हैं तो उसमें से भी वो 1 साड़ी दान कर दिया करती थी, यानी बहुत कम में अपना कार्य चलाने वाली। और इसी कारण शायद भगवान से उनका सीधा ऐसा नाता था कि जो भी वो कहती थी भगवान उनकी बात एकदम सुन लिया करते थे। और जब उन्होंने मंदिर में जाकर पतोहू के लिए बेटी की मन्नत मांगी तो एक के बाद एक यानी 5 बेटियां उनके घर में हुई। यानी लेखिका हर 5 बहनें थी और उसकी माँ को 5 लगातार बेटियां हुई। फिर इसके बाद वो अपनी बहनों के बारे में बता रही हैं कि बहनें कैसी कैसी थी। हाँ, थोड़ा सा अपनी दादी के बारे में एक घटना और उन्होंने जिक्र किया कि दादी, एक बार क्या होता है, उनके घर में विवाह चल रहा था, सब लोग विवाह में गए हुए थे और रथ जगह का कार्यक्रम घर में चल रहा था। रथ जगह यानी जिसमें बारात चले जाने के बाद सब लोग घर में गीत इत्यादि गाते हैं। तो पीछे से एक चोर आ जाता है, नामी चोर। लगता है कि उसको शायद वह उस पूरे घर के नक्शे के बारे में जानकारी लेकर आया होगा और एक ऐसे कमरे में घुसता है जहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन तिजोरी वहाँ रखी होगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि आज दादी यहाँ सो गई। अब वो परदादी के बारे में बता रही हैं कि परदादी आज यहाँ जगह बदल लेगी और यहाँ आकर सो जाएंगी। तो परदादी वहाँ सो गई। जैसे चोर आता है तो उन चोर से आहट हो जाती है और उसका बर्तन गिर जाता है, लोटा। तो वो जाग जाती हैं और कहती हैं अरे कौन है? तो हड़बड़ाहट में वो चोर बोलता है मैं चोर हूँ। तो वो कहते चल कोई बात नहीं, अच्छा चल जा मेरे लिए लोटा भर के पानी ले आ। उसको कुएं पर पानी लेने भेजती हैं और फिर वहाँ कहती हैं कि अरे छान कर लाना, मुँह ढक कर लाना, ढक कर छान कर लेके आना। वो सोचता है कि शायद ये मुझे पहचान गई, मैं कौन हूँ। इस तरह वो एक लोटे में पानी लेकर आता है, उसे वह खुद पानी पीती है। फिर चोर को कहती है ले तू भी पी ले पानी। तो चोर कहता है कि नहीं, लेकिन उसके ज़बरदस्ती कहने पर वो पानी पी लेता है। और फिर वो कहती है कि अब तू हम दोनों ने एक ही लोटे से पानी पी लिया, तो अब हम माँ बेटे हो गए, अब तू मेरा कहना मानेगा और आज से चोरी नहीं करेगा। इस तरह वह अपने व्यवहार से, अपने अच्छे व्यवहार से चोर का हृदय भी परिवर्तित कर देती हैं और उसके बाद वह चोर चोरी करना बंद कर देता है। यानी दादी के आत्मविश्वास की बातें बताई कि कितनी आत्मविश्वासी थी मेरी दादी, किस किस तरह से वो जीवन में मुख्य घटनाएं उसकी हुई। फिर उसके बाद वो अपने स्वयं के बारे में बता रही हैं, अपनी और अपनी बहनों के, कि फिर हम जब शादी यहाँ पर हम 5 बहनें थी, नामी गिरामी चोर आया। फिर कि इस लेखिका की 4 बहनें थी, 4 यानी उनसे बड़ी। और तो सबसे बड़ी 5वीं थी अचला और चौथे नंबर पर थी रेणु। रेणु जो थी वह बहुत ज़िद्दी और अपने अनुसार कार्य करने वाली थी। फिर तीसरे नंबर पर थी गौरी और चित्रा, दूसरे नंबर पर थी मृदुला स्वयं और सबसे बड़ी बहन थी उनकी मंजुला भगत। मंजुला भगत भी लेखिका हुई और बहुत अच्छा इन्होंने लेखन का कार्य किया। तो ये सभी बहनें लेखिका थी, बीच की 2 बहनों को छोड़कर, यानी तीसरी और चौथी बहन उनकी लेखिका नहीं थी। रेणु कहती थी कि सभी लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन, वह पढ़ने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। एक राजीव नाम का इनका भाई भी था। तो रेणु के बारे में ये 1-2 घटनाएं यहाँ पर बता रही हैं कि रेणु बचपन में
जाती थी तो रेणु और अचला साथ साथ की थी, दोनों दोनों को विद्यालय भेजा जाता था। तो वह विद्यालय जाती थी, पैदल ही जाती थी, अचला जबकि गाड़ी में जाती थी। रेणु कहती थी कि नहीं, जरा सी दूर विद्यालय जाने के लिए गाड़ी में बैठ कर जाना सामंतशाही का प्रतीक है। और विवाह अपनी पसंद से ही करती है वह। एक बार बारिश हो रही होती है, बारिश में भी वह सब उसको मना करते हैं कि इतनी बारिश में विद्यालय नहीं खुला होगा, तुम विद्यालय मत जाओ, लेकिन वो फिर भी विद्यालय जाती है और वहाँ जाकर देखती है विद्यालय बंद है। फिर वापस आती है और कहती है कि अरे वाह, जो बारिश में मैं खरामा खरामा भीगती हुई गई अपनी मन से, अपनी मर्जी से। तो अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है कि अपनी मर्जी से कार्य करना, अकेले अपनी राह पर चलना जीवन में आनंद देता है। इस तरह वो अपनी बहनों के बारे में, दादी के, परदादी के बारे में, नानी के बारे में इस कहानी में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जिक्र कर रही हैं। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे। मैं कल इसके प्रश्नों के उत्तर आपके साथ बातचीत करूँगी।